हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी की टीचर संगीता जायसवाल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी लोकवाणी 10 स्टैंडर्ड पहली इकाई चैप्टर नंबर 5 अनोखे राष्ट्रपति। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों अनोखे राष्ट्रपति और इसके लेखिका है महादेवी वर्मा जी। ठीक है, तो ये प्यारा सा जो चैप्टर है इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो में आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो सबसे पहले हम बच्चों लेखिका जो है उनका परिचय जानेंगे, उनकी कृतियाँ जानेंगे, गद्य संबंधी जानेंगे। उसके बाद चैप्टर रीड करूंगी। चैप्टर रीड करने के टाइम बच्चों जो कठिन शब्द आएंगे या मुहावरे आएंगे या पैराग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में बच्चों, वो सारी चीज़ें मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी। उसके बाद पेज नंबर बच्चों 20 पर जो स्वाध्याय दिया गया है वो कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा प्यारा सा चैप्टर है अनोखे राष्ट्रपति। कॉपी और पेन निकाल लीजिए बच्चों। बीच बीच में कठिन शब्द मुहावरे आएंगे, उसको लिखने के लिए आपको ईजी रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्यारा सा चैप्टर अनोखे राष्ट्रपति। पेज नंबर 16 ओपन करिए आप लोग। पहले हम परिचय जान लेते हैं बच्चों। महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। ये उच्च कोटि की लेखिका एवं प्रतिभावान साहित्यकार थी। आप छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती थी। आपकी रचनाएं समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रभावित और प्रेरित करती थी। आपको आधुनिक मीरा और हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा जाता था। और इनकी कृतियां देख लेते हैं बच्चों। इनकी कृतियां हैं निहार, रश्मि, संध्या गीत, कविता संग्रह है, श्रृंखला की कड़ियां, निबंध, पथ के साथी, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, रेखा चित्रण है। ठीक है, गद्य संबंधी देख लेते हैं बच्चों। प्रस्तावना देख लेते हैं। अनोखे राष्ट्रपति। इस स्मरण में लेखिका महादेवी वर्मा जी ने भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के सादा जीवन, उच्च विचार, गुण से परिचित कराया है। जीवन में सादगी, सहजता एवं सरल स्वभाव अपनाने से व्यक्ति का व्यक्तित्व ऊंचा उठ जाता है। लेखिका ने इस विचार से सभी को अवगत कराया है। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं। अनोखे राष्ट्रपति यह एक स्मरण है। इस स्मरण में लेखिका महादेवी वर्मा जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन मूल्यों से पाठक को परिचित कराया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की वेशभूषा का अत्यंत सादगी थी। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों। राजेंद्र बाबू को मैंने पहले एक सर्वथा गद्यात्मक वातावरण में ही देखा था, परंतु उस गद्य ने कितने भावनात्मक क्षणों की अटूट माला गूंथी है यह बताना कठिन है। पहले यहाँ पर बच्चों युग शब्द आया है, प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। तो राजेंद्र बाबू जी जो हमारे राष्ट्रपति थे उनके बारे में बता रही हैं कि हमेशा ये गद्यात्मक वातावरण में ही देखा गया है और इन्होंने भावात्मक क्षणों में भी अटूट माला गूंथी है, ये बताना बहुत कठिन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं प्रयाग में बीए की विद्यार्थी थी और सीता व काश में घर भगलपुर जा रही थी। यहाँ लेखिका बता रही थी कि मैं बीए की विद्यार्थी थी और ठंडी की छुट्टियों में मैं भगलपुर अपने गांव अपने घर जा रही थी। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिएगा लाइन को। पटना में भाई के मिलने की बात थी, अतः स्टेशन पर ही प्रतीक्षा के कुछ घंटे व्यतीत करने पड़े। पटना में उनके भाई मिलने वाले थे और प्रतीक्षा करना पड़ा, उनका वेट करना पड़ा उनको अपने भाई का। तो कुछ घंटे वहाँ व्यतीत किया उन्होंने। कहाँ पर? स्टेशन पर। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टेशन के एक और 3 पैरों वाली बेंच पर देहातियों की वेशभूषा में कुछ नागरिकों से घिरे सज्जन जो विराजमान थे, उनकी ओर मेरी विहग में दृष्टि जाकर लौट आई। यानी कि वो बता रही हैं कि 3 पैरों वाले जो बेंच होते हैं ना, स्टेशन पर रहते हैं ना बच्चों, तो देहाती वेशभूषा यानी कि पहनावा, वेशभूषा यानी कि पहनावा में एक कुछ नागरिक घिरे हुए सज्जन से विराजमान थे। यानी कि उनके आसपास बहुत सारे सज्जन विराजमान थे और उनकी ओर मेरी
विहंग में यानी कि पक्षी दृष्टि जाकर लौट आती है। वास्तु में भाई से यह जानने के उपरांत कि उक्त सज्जन ही राजेंद्र बाबू हैं, मुझे अभिवादन का ध्यान आया। यानी कि उनके भाई ने उन्हें बताया कि ये सज्जन जो हैं बैठे हुए हैं, ये कौन है? राजेंद्र बाबू हैं। तो उन्होंने अभिवादन यानी कि प्रणाम करने का, नमस्ते करने का उन्हें ध्यान आता है। ठीक है, किसको? लेखिका को। पहली दृष्टि में ही जो आकृति स्मृति में अंकित हो गई थी। स्मृति यानी कि याद। पहली दृष्टि जो नज़र उन्होंने देखी, जो आकृति उनकी थी, जो याद थी, वो अंकित हो गई। इससे इतने वर्षों ने ना कोई नई रेखा जोड़ी है और ना कोई नया रंग भरा है। यानी कितने साल हो गए थे, ना तो नई रेखा थी, ना तो नया रंग था। आगे देखते हैं। सत्य में जो जैसे कुछ घटाना या जोड़ना संभव नहीं रहा, वैसे ही सच्चे व्यक्तित्व में कुछ जोड़ना घटाना संभव नहीं है। यहाँ पर लेखिका ने बहुत अच्छी बात कही है बच्चों, कि जैसे सत्य होता है उसमें कुछ घटाना जोड़ना संभव नहीं होता है बच्चों, वैसे किसी के व्यक्तित्व में यदि सच्चा व्यक्तित्व है, किसी का पर्सनालिटी है किसी में, तो उसमें जोड़ना घटाना संभव नहीं हो पाता है। ठीक है। काले घने पर छोटे कटे हुए बाल, चौड़ा मुख, चौड़ा माथा, घनी भ्रुकुटियाँ के नीचे बड़ी आँखें, मुख के अनुपात में कुछ भारी नाक, कुछ गोलाई लिए चौड़ी ठुड्डी, कुछ मोटे पर सुडौल होठ, श्याममल छाई देता हुआ गेहुआ वड़, बड़ी बड़ी ग्रामीणों जैसी मूछें जो ऊपर के होठों को ही नहीं ढक लेती थी, नीचे को होठों को भी रोमिल आवरण डाले हुए थी। अंडरलाइन कर लीजिए बच्चों पूरी लाइन को। आपको ये राजेंद्र बाबू की जो विशेषताएं हैं वो लिखने के लिए आएगा कि उनके चेहरे की बनावट कैसी थी, क्या था, तो सारी चीज़ें लिखने के लिए आएगी। ठीक है। भ्रुकुटियाँ आई हैं बच्चों, यहाँ पे कठिन शब्द आया है, लिख लीजिए आप लोग। भौहें कहते हैं। और ठुड्डी, ठुड्डी यानी कि ठोड़ा को कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर रोमिल शब्द आया, रोमिल यानी कि रोएदार, रोमिल यानी कि रोएदार, लिख लीजिए बच्चों आप लोग। यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन बनेगा राजेंद्र बाबू के चेहरे का वर्ण कैसा था, तो आपको लिखना रहेगा घनी भ्रुकुटियों के नीचे बड़ी आंखें, कुछ मोटे और सुडौल होठ, चौड़ा मुख एवं चौड़ा माथा, मुख के अनुपात में कुछ भारी नाक। इस तरह से आप उनके चेहरे के वर्ण ले सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर पूछा जाएगा कि गद्यांश में 2 शहर कौन से आए थे, तो प्रयाग, भगलपुर, पटना। ठीक है। इस तरह से आपको आंसर लिखना रहेगा। ठीक है। आगे देख लेते हैं। हाथ पैर शरीर सबसे लंबाई की सब ऐसी विशिष्टता थी जो दृष्टि को अनायास आकर्षित कर देती थी। यानी कि उनके हाथ पैर जो थे बच्चों लंबे थे और अच्छी पर्सनालिटी वाले थे, तो खुद ब खुद उनकी जो पर्सनालिटी थी बच्चों आकर्षित करने वाली थी। ठीक है। कैसी थी? आकर्षित करने वाली थी। आगे देख लेते हैं। उनकी वेशभूषा की ग्रामीणता तो और भी दृष्टि को उलझा देती थी। यानी कि वो ग्रामीण किस्म के व्यक्ति थे, ग्रामीण में रहते थे, गांव में रहते थे, इसलिए उनकी जो वेशभूषा थी बच्चों, पहनावा जो था वो गांव जैसा था। खादी की मोटी धोती ऐसा फेटा देकर बांधी गई थी कि एक ओर दाहिने पैर पर घुटना छूती थी और दूसरी ओर बाएं पैर की पिंडली। तो यहाँ उनके पहनावे की बात करी जा रही है। अंडरलाइन कर लीजिएगा कि खादी की मोटी धोती था और किस तरह से दाहिने पैर को घुटना छूता था और बाएं पैर की पिंडली छूती थी। ठीक है। अंडरलाइन कर लीजिएगा पूरी लाइन को आप लोग। और मोटे खुरदुरे काले बंद गले के कोट में ऊपर का भाग बटन टूट जाने के कारण खुला था। तो यहाँ पर उनके पहनावे की बात हो रही बच्चों, लिख लीजिएगा ये भी, इस लाइन को भी अंडरलाइन कर। और घुटने के नीचे के बटनों से बंद था। सर्दी के दिनों के कारण पैरों में मोजे जूते तो थे, परंतु कोट और धोती के समान उसमें भी विचित्र स्वच्छंदतावाद था। मिट्टी की परत से न जूतों के रंग का पता चलता था न रूप का। गाधी टोपी की स्थिति तो
और भी विचित्र थी। उनकी आगे की नोक बाई भौं पर खिसक आई थी और टोपी की कोर माथे पर पट्टी की तरह लिपटी थी। देखकर लगता था मानो वो किसी हड़बड़ी में चलते चलते अपने कपड़े पहने आए हैं। अब इस पैराग्राफ में बच्चों आपसे पूछा जाएगा राजेंद्र बाबू की वेशभूषा और पोशाक के बारे में बताइए। तो आपको लिखना रहेगा खादी और की मोटी धोती, पैरों में जूते और मोजे थे, सिर पर गादी टोपी थी, मोटे खुरदरे काले बंद कोट गले का कोट था। ठीक है, और चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। उनकी मुखाकृति देखकर अनुभव होता था कि मानो उन्हें पहले कहीं देखा है, यानी कि उनके चेहरों को देखकर ऐसा लगता था जैसे कहीं इनको देखा है। ठीक है, अनेक व्यक्तियों ने भी उन्हें प्रथम बार देखकर ऐसा ही अनुभव किया था, यानी कि कई लोगों ने ऐसा देखा, उनको देखकर ऐसा लगता था कि इनको कई बार देखा है। बहुत सोचने के उपरांत ही उस प्रकार की अनुभूति का कारण समझ में आ सका, यानी कि बहुत देर सोचने के बाद उन्हें समझ में आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। पैराग्राफ से रिलेटेड बच्चों यहाँ पे ग्रामर की कुछ चीज़ें बन रही हैं। विलोम शब्द आया है, जैसे कि दाहिना तो बायां, ऊपर और नीचे लिख सकते हैं आप लोग। वचन परिवर्तन देख लीजिए, फेटा का फेटे हो जाएगा, धोती का धोतियाँ हो जाएगा वचन परिवर्तन, टोपी का टोपियाँ हो जाएगा वचन परिवर्तन, और भिकुटी का भिकुटियाँ हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। इस तरह से यहाँ पे ग्रामर की भी कुछ चीज़ें मैंने बता दी हैं। और विलोम शब्द और भी है बच्चों, ग्रामीण का शहरी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे के पैराग्राफ देख लेते हैं बच्चों। राजेंद्र बाबू की मुखाकृति ही नहीं, उनके शरीर के संपूर्ण गठन में एक सामान्य भारतीय जन की आकृति और गठन की छाया थी, यानी कि उनके चेहरे पर ही नहीं बल्कि उनके पूरे शरीर पर ही बच्चों भारतीय जन की जो आकृति थी, गठन की छाया दिखाई पड़ती थी, यानी कि परछाई दिखाई पड़ती। छाया यानी कि परछाई दिखाई, अतः उन्हें देखने वालों को कोई ना कोई आकृति या व्यक्ति स्मरण हो जाता था, यानी कि उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि कहीं हमने इनको देखा है। इस तरह से व्यक्ति का स्मरण हो जाता, याद आ जाती थी, और वह अनुभव करने लगता था कि इस प्रकार के व्यक्ति को पहले ही कहीं देखा है। उनको देखकर ऐसा लगता था कि इस प्रकार का जो व्यक्ति है इनको पहले हमने देख रखा है। आकृति तथा वेशभूषा के समान ही वो अपने स्वभाव और रहन सहन में सामान्य भारतीय तथा भारतीय कृषक का ही प्रतिनिधित्व करते थे, यानी कि उनको देखकर बच्चों एकदम सिंपल सोबर व्यक्ति थे वो। उनका वेशभूषा भी सामान्य था, उनका स्वभाव भी बच्चों बहुत ही एकदम सामान्य था। ठीक है, भारतीय जो सामान्य भारतीय होते हैं, भारतीय किसान जो होते हैं, उसी तरह से उनका सब कुछ था। ठीक है, प्रतिभा और बुद्धि की विशिष्टता के साथ साथ उन्हें जो गंभीर संवेदना प्राप्त हुई थी वह उनकी समानता को गरिमा प्रदान करती थी, यानी कि प्रतिभा भी, उनकी बुद्धि की विशिष्टता यानी कि विशेष प्रकार के थे ही वो, लेकिन साथ ही साथ वो गंभीर भी थे, और ये सब बहुत ही गरिमा प्रदान करने वाली बातें थी। ठीक है बच्चों, साथ ही साथ यहाँ पे युग्म शब्द आया है, अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। व्यापकता की समानता की शपथ है, परंतु व्यापकता संवेदना की गहराई में स्थित बनाई रखती है। आगे देखते हैं। पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं बच्चों। राजेंद्र बाबू को इन गुणों का साथ मिला था, किन गुणों का साथ मिला था? प्रतिभा और बुद्धि का साथ मिला था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आएगा, राजेंद्र बाबू की समानता को इन्होंने गरिमा प्रदान की है। तो किस चीज़ की गरिमा प्रदान की थी उन्होंने? प्रतिभा की, बुद्धि की और गंभीर संवेदना की। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, व्यापकता यह है, आपको आंसर लिखना है, सामान्यता की शपथ है, और दूसरा लिखिए आप लोग, संवेदना की गहराई में स्थित बनाए रखना है। ठीक है, युग्म शब्द आया है बच्चों यहाँ पर साथ साथ और रहन सहन। ठीक है, वचन परिवर्तन देख लीजिए इस पैराग्राफ से। आकृति यानी कि आकृतियां हो जाएगी, अनुभूति का वचन परिवर्तन अनुभूतियां हो जाएंगी, संवेदना का संवेदनाएं हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। अब विलोम शब्द देख लीजिए, सामान्य का असामान्य हो जाएगा, असामान्य का असामान्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे देख लेते हैं पैराग्राफ। उनकी वेशभूषा की अस्त व्यस्तता के साथ उनकी निजी सचिव और सहचर भाई चक्रधर जी का स्मरण अनायास हो जाता था,
यानी कि उनकी वेशभूषा की अस्त व्यस्तता थी, और उनके जो निजी सचिव थे और सहचर भाई चक्रधर जी का भी स्मरण यानी कि याद आ जाती थी। अनानास यानी कि बेवजह ही उनकी भी याद आ जाती थी। अंडरलाइन कर लीजिएगा चक्रधर जी का स्मरण। ठीक है, किसका स्मरण हो जाता था? चक्रधर जी का स्मरण हो जाता था। जब मोजों में से 5वीं उंगलियां बाहर निकलने लगती थी, जब मोजे के तलवे पैर के तलवे के गछाट बनाए लगते, जब धोती कुर्ते कोट आदि पर खद्दर अपने मूल ताने बाने से बदलने लगता, तब चक्रधर इस पुरातन सज्जा को अपने लिए सहेज लेते थे। यानी कि जब उनके जो मोजे थे बच्चों वो फट जाते थे, और उनके धोती, उनके कुर्ते कोट आदि खद्दर का मूल ताने बाने बदले यानी कि रोए रोए निकलने लग जाते, धागे निकलने लग जाते थे, तो जो चक्रधर जी थे वो अपने लिए सहेज लेते थे, यानी कि वो अब ले लेते थे उन कपड़ों को। ठीक है, उन्होंने बरसों तक इसी प्रकार राजेंद्र बाबू के पुराने परिधान से अपने आप को परासिद्धि कर कृतज्ञ का अनुभव किया। यानी उनके पुराने कपड़े वो पहनते थे और अपने आप को कहीं ना कहीं उसका अनुयायी समझते थे, यानी कि बहुत ही कृतज्ञता समझते थे इस बात को। ठीक है, मैंने ऐसे गुरु शिष्य या स्वामी सेवक अब तक नहीं देखे हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने, लेखिका जी ने, कि इस तरह से बहुत सारी गुरु शिष्य को देखा है मैंने, लेकिन इस तरह का गुरु शिष्य स्वामी सेवक मैंने नहीं देखा आज तक। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं बच्चों। राजेंद्र बाबू के निकट संपर्क में आने का अवसर मुझे सन 1936 में मिला, जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में महिला विद्यापीठ महाविद्यालय के भवन का शिलान्यास करने प्रयाग आए थे। यहाँ पे लेखिका बता रही हैं कि राजेंद्र बाबू से मैं निकट में तब मिली थी। अवसर कब मिला था? 1936 में। अंडरलाइन कर लीजिएगा पूरी लाइन को। ठीक है, जब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में वह महिला विश्वविद्यालय भवन का शिलान्यास यानी कि भवन बन रहा था, तो उसका उद्घाटन करने के लिए वो आई थी, यानी कि शिलान्यास करने के लिए वहां पर प्रयाग आई थी। ठीक है, पूरी लाइन को अंडरलाइन करिएगा बच्चों, क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें से। ठीक है, मुझे ज्ञात हुआ कि उनके संयुक्त परिवार में 15-16 पौत्रियां हैं, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पाई है। तब उन्हें पता चला था कि उनके संयुक्त परिवार यानी कि ज्वाइंट फैमिली में 15 से 16 पौत्रियां हैं। ठीक है, तो उनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पाई है। यदि अपने छात्रावास में रखकर उन्हें विद्यापीठ की परीक्षाओं में बैठा सकूं, तो उन्हें कुछ विद्या प्राप्त हो सकेगी। अब यहाँ पर वो कहती हैं कि मैं अपने छात्रावास यानी कि जो हॉस्टल था लड़कियों का, उसमें बैठाकर वो विद्यापीठ की परीक्षा उन्हें दिला सके, तो उन्हें कुछ विद्या प्राप्त हो सकती है। ऐसा किसका कहना था बच्चों? महादेवी वर्मा जी का कहना था। ठीक है, आगे देखते हैं। तो पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते बच्चों। तो इनकी पौत्रियां कितनी थी? 15 से 16 पौत्रियां थी। किसके? राजेंद्र बाबू जी के। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन बनेगा, यह इच्छा व्यक्त की राजेंद्र बाबू ने लेखिका से। क्या इच्छा थी? देखते हैं उसका उत्तर क्या लिखना है आपको। अपनी पौत्रियों को छात्रावास में रखकर उन्हें विद्यापीठ की परीक्षाओं में बैठाने की। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, आगे देख लेते हैं बच्चों। पहले बड़ी फिर छोटी फिर उससे छोटी के क्रम बालिकाएं मेरे संरक्षण में आ गई। उन्हें देखने प्रायः उनकी दादी और कभी कभी दादा भी प्रयाग आते रहे। तभी राजेंद्र बाबू की धार्मिक के निकट संपर्क में आने का अवसर मिला। अब यहाँ पर बता रही हैं जैसे जैसे छोटी बड़ी बच्चे थे उस हिसाब से बालिकाएं उनके संरक्षण में आई, और कभी कभी उनकी दादी कभी कभी उनके दादा प्रयाग आते थे उनको देखने के लिए। ठीक है, तभी राजेंद्र बाबू की सहधर्मिणी के निकट संपर्क में आने का अवसर मिलता है। वो सच्चे अर्थ में धरती की पुत्री थी, यानी कि उनकी पत्नी से मिलने का मौका मिलता है। वे साध्वी, सरल, क्षमामयी, सबके प्रति ममता और असंख्य संबंधों की सूत धारणी थी। ये किसके बारे में बात हो रही बच्चों? उनकी पत्नी के बारे में बात हो रही। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिएगा इन गुणों को। ठीक है, कि राजेंद्र बाबू की पत्नी के गुण क्या थे? तो आपको लिखना है साध्वी थी, सरल थी, क्षमामयी थी, सबके प्रति दयालु थी। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं जब उनके बारे में पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ससुराल में उन्होंने बालिका वधू के रूप में पदार्पण किया था।
संभ्रांत जमींदार परिवार की परंपरा के अनुसार उन्होंने घंटों सिर नीचे करके एक आसन बैठना पड़ता था। परिणामतः उनकी रीढ़ की हड्डी इस प्रकार झुक गई थी कि युवती होकर भी वो सीधी खड़ी नहीं हो पाती थी। अब यहाँ पर बच्चों बताया जा रहा है कि वो बालिका वधू के रूप में पदार्पण करती थी और जमींदारी परिवार की परंपरा थी कि घंटों सिर नीचे करके बैठना है, तो वो बैठी रहती थी। इसकी वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी क्या है, झुक गई थी, वो सीधी खड़ी नहीं हो पाती थी। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। बालिकाओं के संबंध में राजेंद्र बाबू का स्पष्ट निर्देश था कि वो सामान्य बालिकाओं के समान बहुत सादगी और संयम से रहे। अब यहाँ पर जो बालिकाएं आई थी उनके घर से, यानी कि 15-16 जो पौत्रियां आई थी, तो उन्होंने निर्देश दे रखा था राजेंद्र बाबू ने, जो भी बालिकाएं आई हैं वो सादगी से और संयम से वहां पर रहें। वो खादी के कपड़े पहनती थी जिन्होंने वह स्वयं ही धो लेती थी। उनके साबुन तेल आदि का व्यय भी सीमित था, यानी कि वो कपड़े खुद धोती थी। उनका जो साबुन तेल का जो खर्चा था वो भी बहुत सीमित था। कमरे की सफाई, झाड़ू पोछा, गुरुजनों की सेवा आदि भी उनके अध्ययन के आवश्यक अंग थे। जैसे घर की कमरे की सफाई करना, झाड़ू पोछा करना और गुरु की अपनी सेवा करना, ये सब अध्ययन के साथ ही वो सारी चीजें भी वो करती थी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। बालिकाओं के संबंध में राजेंद्र बाबू के निर्देश क्या थे कि सामान्य बालिकाओं के समान ही उनके सादगी और संयम रखना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनेगा बालिकाओं के अध्ययन के आवश्यक अंग क्या थे, कमरे की सफाई, झाड़ू पोछा और गुरुजनों की सेवा करना। ठीक है, इस तरह से ये सारी चीजें थी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं बच्चों। उस समय स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों का गंतव्य जेल ही रहता था। गंतव्य यानी कि उनका जगह जो थी हमेशा वो जेल ही रहती थी। अतः प्रायः किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की बेटी विद्यापीठ के छात्रावास में आ उपस्थित होती थी। देश स्वतंत्रता होने के उपरांत उसमें से कुछ दिल्ली चली गई और कुछ विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी विद्यालयों में भर्ती हो गई। अब यहाँ बताया जा रहा है कि किसी की बहन थी, किसी की पत्नी थी, किसी की बेटी थी, वो विद्यापीठ में क्या करते थे, वो लोग छात्रावास में यानी कि हॉस्टल में उपस्थित हो गए थे। तो उसके बाद जब देश स्वतंत्र होने के उपरांत क्या हुआ, कुछ दिल्ली चली जाती हैं और कुछ विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए यानी कि अच्छी डिग्री प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अंग्रेजी के विद्यालयों में भर्ती हो गई। ठीक है, केवल राजेंद्र बाबू अपवाद रहे। उनके भारत में प्रथम राष्ट्रपति हो जाने के उपरांत मुझे स्वयं उनकी पौत्रियों के संबंध में चिंता हुई। जब राजेंद्र बाबू बच्चों फर्स्ट राष्ट्रपति बने तो उसके संबंध में, उनकी जो पौत्रियां थी उनके संबंध में लेखिका को चिंता हुई। उनका स्पष्ट उत्तर मिला, महादेवी बहन, दिल्ली मेरी नहीं है, राष्ट्रपति भवन मेरा नहीं है। अहंकार से मेरी पौत्रियों का दिमाग खराब ना हो जाए, तुम केवल उनकी चिंता करो। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि दिल्ली ना तो मेरी है ना राष्ट्रपति भवन मेरा है। अहंकार कहीं जो मेरी पौत्रियां हैं वो कहीं अहंकार ना करने लग जाए, उनका दिमाग कहीं ना खराब हो जाए। तुम उनकी चिंता करो, सिर्फ उनकी चिंता करो। वो जैसे रहती आई हैं उसी प्रकार से रहेंगी। और वो कहते हैं कि जैसे वो रहती थी उसी तरह से उनको रहना, ये नहीं कि मैं राष्ट्रपति बन गया हूँ तो उनका दिमाग कहीं खराब ना हो जाए। ठीक है, कर्तव्य विलासा नहीं, कर्मनिष्ठा से उनको जैसे सुख सुविधाएं की चीज़ें नहीं चाहिए, बल्कि कर्म निष्ठा करनी है उनको, यानी कि कर्म करते रहना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उनकी सहधर्मी ने भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि जो पत्नी थी उनकी बच्चों, उनकी रूपरेखा में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब राष्ट्रपति भवन में उनके कमरे में संलग्न रसोई घर बन गया तब वो दिल्ली गई, यानी कि राष्ट्रपति भवन में उनके कमरे से ही अटैच रसोई घर बन गया तो वो दिल्ली गए और अंत तक स्वयं भोजन बनाकर सामान्य भारतीय गृहिणी के समान पत्नी, परिवार तथा परिजनों को खिलाने के उपरांत स्वयं अन्न ग्रहण करती थी। यानी कि दिल्ली जब गई, राष्ट्रपति भवन में रहती थी तो अपने हाथों से खुद भोजन बनाती थी भारतीय नारियों की तरह, और अपने पति को खिलाती थी, अपने परिवार वालों को, परिजनों को खिलाने के बाद ही वो अन्न को ग्रहण करती थी। ठीक है, तो ये था उनकी पत्नी का रूप। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। पैराग्राफ से क्वेश्चन बनेगा बच्चों, राष्ट्रपति भवन में भोजन बनाती थी, कौन भोजन बनाता था? राजेंद्र बाबू की पत्नी बनाती थी। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए आगे देख लेते हैं।
उस विशाल भवन में यदि अपने अद्भुत अतिथि की बात ना कहूँ तो कथा अधूरी रह जाएगी। अब यहाँ पर कह रही हैं लेखिका जी कि विशाल भवन में अपने अद्भुत अतिथि की बात ना कहूँ, यानी कि वो जब गई होंगी वहाँ पर तो उसकी वो कथा सुनाना चाहती है। देखते हैं। बालिकाओं की दादी ने मुझे दिल्ली आने का विशेष निमंत्रण तो दे दिया, साथ ही प्रयाग से सिरकी से बने 1 दर्जन सूप लाने का भी आदेश दिया। अब यहाँ पर उनकी जो दादी थी बच्चों, उन्होंने उन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण दे दिया, यानी कि बुलाया गया उन्हें, और साथ ही उन्हें क्या कहा गया, दिल्ली से या प्रयाग से जो सिरकी से बने 1 दर्जन सूप लाने के लिए कहा गया। ठीक है, सिरकी से बने हुआ एक सूप लाने के लिए कहा गया, जिससे चावल वगैरह हम साफ करते हैं, दाल वगैरह साफ करते हैं, काम आता है। तो सूप लाने के लिए 1 दर्जन सूप लाने के लिए कहा गया उनसे। ठीक है, उन्होंने बार बार आग्रह किया कि मैं उनके लिए इतना कष्ट अवश्य उठाऊं, क्योंकि फटकने पछोड़ने के लिए सिरकी के सूप बहुत अच्छे होते हैं, पर कोई उन्हें लाने वाला नहीं मिलता। तो यहाँ पर वो बार बार उनसे आग्रह कर रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो ज़रूर लेके आए, क्योंकि दाल चावल ये सब चीज़ें साफ़ करने के लिए वो सूप बहुत अच्छे होते हैं उस तरह के। तो वो सारी चीज़ें उन्हें वहाँ नहीं मिल पाती थी, कोई लाकर देता नहीं था। ठीक है, समझ में आ गया? अंडरलाइन कर लीजिए आप लोगों को। तो 1 दर्जन सूप, तो यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है। उन्होंने लाने के लिए कहा, क्या लाने के लिए कहा? 1 दर्जन सूप। इससे बने हुए थे, इसे लाने के लिए कहा गया लेखिका को। ठीक है, यहाँ से लाने के लिए, कहाँ से लाने के लिए कहा गया? प्रयाग से लाने के लिए कहा गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे पैराग्राफ से। चलिए देख लेते हैं आगे हम। पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा बच्चों ग्रामर का। यहाँ पे युग्म शब्द आएगा फटकने पछोरने। ठीक है, विलोम शब्द है बच्चों विशेष का साधारण, आदेश का प्रार्थना। ठीक है, और यहाँ पर प्रथम श्रेणी के डिब्बे में 12 सूपों को टांगने का जो दृश्य उपस्थित हुआ, उससे भी अधिक विचित्र दृश्य तब प्रत्यक्ष हुआ जब राष्ट्रपति भवन में आई बड़ी कार पर यह उपहार लादा गया। राष्ट्रपति भवन के हर द्वार पर सलाम ठोकने वाले सिपाहियों की आंखें विस्मय से खुली रह गई। ऐसी भेंट लेकर कोई अतिथि ना कभी आ पहुंचा था वहां पर, न पहुंचेगा। पर भवन की तत्कालीन स्वाभिमानी से मुझे अंक से भर लिया गया। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से उपहार लेकर ये गई थी। डिब्बे में उन्होंने प्रथम श्रेणी का डिब्बा, यानी कि फर्स्ट क्लास डिब्बे में उन्होंने सूप जो टांगे थे, वो दृश्य था। और जब वहाँ पर वो गई राष्ट्रपति भवन, तो सिपाही लोग उनको बार बार सलाम कर रहे थे। इस तरह का उपहार देखकर वो लोग भी विस्मित हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें था कि इस तरह का उपहार लेकर ना तो कभी कोई अतिथि पहुंचा था ना पहुंचेगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं बच्चों। राजेंद्र बाबू तथा उनकी सहधर्मी सप्ताह में 1 दिन अन्न नहीं ग्रहण करते थे। हफ्ते में 1 दिन क्या नहीं करते बच्चों? अन्न नहीं ग्रहण करते। संयोग से मैं उनके उपवास के दिन ही पहुंची थी, अतः उनकी यह जिज्ञासा स्वाभाविक थी कि मैं कैसा भोजन पसंद करूंगी। उपवास में भी अतिथि का साथ देना उचित समझकर मैंने निरन भोजन की ही इच्छा प्रकट की। फलाहार के साथ साथ उत्तम खाद्य पदार्थों की कल्पना स्वाभाविक रहती है। सामान्यतः हमारा उपवास अन्य दिनों के भोजन की अपेक्षा अधिक व्यय साध्य हो जाता है, क्योंकि उस दिन हम भली भांति के फल, मेवे, मिष्ठान आदि एकत्र कर लेते हैं। यहाँ पर कह रही हैं लेखिका जी कि उस दिन क्या होता था कि हफ्ते में 1 दिन भोजन नहीं करते थे वो लोग। तो उसी दिन वो भी पहुंची थी, तो उन्होंने फलाहार, जब हम खाते हैं बच्चों, तो उस दिन हम लोग फल फ्रूट खाते हैं, मेवे खाते हैं, या मिठाई वगैरह ये सब चीज़ें खाते हैं जब हमारा व्रत रहता है। देखते हैं आगे। मुझे आज की बात संध्या नहीं भूलेगी जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को मैंने सामान आसन पर बैठकर दिन भर के उपवास के उपरांत केवल कुछ उबले आलू खाकर प्राणायाम करते देखा। यानी इतने बड़े पोस्ट पे बच्चों काम करते थे, राष्ट्रपति थे हमारे देश के, और उन्होंने पूरा दिन उपवास रखा था। उसके बाद रात के समय उन्होंने आलू खाकर अपना उपवास तोड़ा था। मुझे भी वही खाते देखकर उनकी दृष्टि में संतोष और होठों पर बालकों जैसी सरल हंसी झलक पड़ी। यानी कि मैं भी वही खा रही थी बच्चों, तो मेरे पास देखे जब वो, तो एकदम से छोटे बच्चे जैसे हंस पड़ते ना, वैसे ही हंस पड़े वो भी। ठीक है, जीवन मूल्यों की परख करने वाली दृष्टि के कारण उन्होंने देश रत्न की उपाधि मिली, और मन की सरल स्वच्छंदता ने उन्होंने आजाद शत्रु बना दिया। और
अनेक बार प्रश्न उठता है, क्या वह साँचा टूट गया जिसमें कोई कठिन कोमल चरित्र ढलते थे? स्मरण राजेंद्र बाबू से। तो ये चैप्टर जो है समाप्त होता है बच्चों। चलिए हम स्वाध्याय की तरफ चलते हैं। पहले कठिन शब्द देख लेते हैं, उसके बाद स्वाध्याय कंप्लीट करते हैं। भ्रिकुटी यानी कि भौहें, ठुड्डी यानी कि ठोड़ी, रोमिल यानी कि रोएदार, निर्देश यानी कि सूचना, सिरकी यानी कि सरकंडे या सरई, पछोरना यानी कि अनाज सूप में रखकर फटक कर साफ करना, निरन्न यानी कि निराहार या अन्न रहित, व्यवसाय यानी कि महंगा। मुहावरा है बच्चों, आंखें खुली रह जाना यानी कि आश्चर्यचकित रह जाना, अंक में भरना यानी कि गले लगना। पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। संजाल पूर्ण करना है। राजेंद्र बाबू की पत्नी के गुण आपको लिखने हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इनके गुण क्या क्या हैं। तो यहाँ पर इनकी पत्नी के गुण है बच्चों, लिख लीजिए। ममता, ममतालु थी, सरल थी, साध्वी थी और छाया मई थी। ठीक है, ये है इनकी पत्नी के गुण। वीडियो पॉज करके बच्चों इसके उत्तर आप लिख सकते हैं। चलिए दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम। दूसरा क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, कृति में जानकारी लिखनी है, राजेंद्र बाबू के चेहरे का वर्णन करना है। आपको 4 बॉक्स दिए गए हैं, चारों बॉक्सों में उनके चेहरे का वर्णन आपको लिखना है बच्चों। चलिए देख लेते हैं उसका उत्तर भी हम। तो यहाँ पर राजेंद्र बाबू के चेहरे का वर्णन है, चौड़ा मुख, चौड़ा माथा था, कुछ भारी नाक, गोल चौड़ी ठुड्डी, और उसके बाद तीसरा है घनी भुकुटियों के नीचे बड़ी आंखें, और चौथा है मोटे और सुडोल होठ थे बच्चों उनके। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजेंद्र बाबू की पोशाक के बारे में आपको क्वेश्चन लिखना है बच्चों। चलिए इसका उत्तर भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर राजेंद्र बाबू की पोशाक है, गाधी टोपी, खादी की मोटी टोपी, धोती, खादी की मोटी धोती थी, मोटा खुरदरा गले बंद गले का कोट था। ठीक है, तो ये था इनका पोशाक बच्चों। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय और मूल शब्द अलग करके लिखना है। बुद्धिमान दिया गया बच्चों, यहाँ पर प्रत्यय और मूल शब्द अलग अलग करना है। पारिवारिक, रोमिल और ममता लू दिया है। 4 शब्द दिए गए हैं आपको, इसका प्रत्यय और मूल शब्द आपको अलग अलग करके लिखना है। चलिए ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर बुद्धिमान का हो जाएगा बुद्धमान और मूल शब्द हो जाएगा बुद्धि। पारिवारिक का इक हो जाएगा प्रत्यय और परिवार हो जाएगा मूल शब्द। ठीक है, रोमिल का इल हो जाएगा और रोम हो जाएगा मूल शब्द। ममतालु का बच्चों आलू हो जाएगा और ममता हो जाएगा मूल शब्द यहाँ पर। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, उपसर्ग तथा प्रत्यय लगा के शब्द बनाना है। यहाँ पर मूल शब्द दिया गया है आवश्यक, कर्म और समय। ठीक है, उपसर्ग आपको बनाना है और प्रत्यय युक्त शब्द बनाना है। इन 3 शब्दों को आपको बनाना है। चलिए देख लेते हैं उसका उत्तर भी। तो यहाँ पर आवश्यक का अनावश्यक हो जाएगा और उसका प्रत्यय हो जाएगा बच्चों आवश्यकता। कर्म का बच्चों उपसर्ग हो जाएगा सुकर्म और प्रत्यय युक्त शब्द हो जाएगा कर्मी, और समय का असमय और प्रत्यय हो जाएगा सामायिक, और हृदय का बच्चों सहृदय हो जाएगा और प्रत्यय युक्त शब्द हो जाएगा हृदयशील। चंचल का बच्चों उपसर्ग हो जाएगा अचंचलता और प्रत्यय युक्त शब्द हो जाएगा चंचलता। और सफल का बच्चों असफल हो जाएगा प्रत्यय युक्त उपसर्ग और प्रत्यय युक्त शब्द हो जाएगा सफलता। ठीक है, तो ये था उपसर्ग और प्रत्यय के शब्द। ठीक है, चलिए आगे सुविचार दिए गए हैं, वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों। सादा जीवन उच्च विचार पर अपने विचार आपको लिखने हैं। चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर भी हम। हमारा देश भारत सदियों से अपने आदर्शों और ऊंचे विचारों के लिए जाना जाता है। भारत के अनेकों महापुरुषों ने यही बात कही है, हमें अपने जीवन के सादे तरीकों से जीते हुए जीवन में उच्च विचारों को प्रधानता देनी चाहिए। ऐसे कई महान लोग हुए हैं जिन्होंने अपने सादे जीवन उच्च विचार से संसार के लोगों को ध्यान अपनी तरफ खींचा है। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, गुरु नानक, ये सब ऐसे लोग हैं जो बच्चों जिन्होंने अपने उच्च विचारों से संसार में महान बने हैं। ठीक है, अपने विचारों से। आगे देखते हैं। कबीर, डॉक्टर
कलाम आदि और न जाने कितने ऐसे महान पुरुष हैं बच्चों, जिन्होंने साधारण जीवन जीते हुए भी ऊंचे विचारों को लोगों के दिलों में छुआ है। उन्होंने प्रमाणित किया है कि महान कार्य करने के लिए किसी प्रकार का दिखावा करने की आवश्यकता नहीं होती है। वास्तव में सादगीपूर्ण जीवन में एक स्वाभाविक पवित्रता और आकर्षक का भाव होता है। तड़क भड़क और दिखावे की होड़ ने तो संसार को विनाश की तरफ ढकेला है। यह सत्य है कि केवल विचारों की उच्चता और व्यवहार की सादगी ही हमारी परंपराओं, संस्कृतियों, मानवीय गुणों आदि से रक्षा कर सकती है। अतः संपूर्ण मानव जाति के विकास के लिए यह आवश्यक है कि हम सादा जीवन उच्च विचार को अपनाएं बच्चों। तो ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है बच्चों। आशा है मुझे आपको सारे डाउट्स आपके जो चैप्टर से रिलेटेड थे वो फिनिश हुए होंगे। थैंक यू सो मच बच्चों ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय बच्चों।